नमस्कार उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स पर, वहां के प्रोपेगेंडा चैनल्स पर तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया मोदी सरकार ने। अब तो भारत में रहकर जो चैनल एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उन पर भी स्ट्राइक हो गया है। 4 पीएम चैनल बंद हो गया है। अब तो बाकी के जो लिब्रांडुओं के तथाकथित ऐसे चैनल हैं, अब तो नंबर उनका भी लगने वाला है। देखिए, बहुत जरूरी है। भारतीय सरकार ने ये जो डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, जो होम ग्रोन चैनल्स है जो इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इधर चला रहे हैं, इस टाइम पे जरूरी नहीं है। इससे क्या होता है, भारतीय सरकार का जो डिप्लोमेसी एफर्ट्स होता है इंटरनेशनल स्केल पे, वो एक तरह से कहीं ना कहीं वो एक इट सफर्स अ सेटबैक। आपने देखा है कि कैसे जिस दिन हमला हुआ उसके बाद कितने देशों के राजनयिकों को बुला के अपडेट किया गया, कितने लोगों से पर्सनली मोदी जी को बात करना पड़ा। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया। पर भारत के अंदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सस्ती लोकप्रियता के लिए और एक तरह से पाकिस्तान का एजेंडा चलाने के लिए, शायद उनको पैसे भी मिले हों, मुझे नहीं मालूम, बट वो भी हो सकता है। तो इसके लिए वो यहाँ पे एक तरह से प्रोपेगेंडा चैनल भी चला रहे हैं और एक तरह से ये बता रहे हैं कि ये मोदी की लापरवाही के कारण हुआ है, शायद होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया है। जैसे आपने देखा है कि बीबीसी ने टेररिस्ट नहीं वर्ड यूज किया, उन्होंने मिलिटेंट्स यूज किया, जबकि दिस इज अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और ये सब काम ये जो लेफ्ट लिब्रांडूस है, ये वही कर रहे हैं, पाकिस्तान का एजेंडा कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरह से कम्युनल वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत खुद इन्वॉल्व है और एक तरह से पाकिस्तान इसको यूज करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में दिखाने के लिए कि वहां पे, और इसको बताएगा दिस इज द इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस मीडिया। और जैसे आपने देखा है कि जर्मनी में एक बैठा हुआ यूट्यूबर है जो बहुत कुछ बातें करता है, वैसे ही इन लोगों की बात रख के वो बताने वाला है। तो डिजिटल स्ट्राइक करना जरूरी है इनके ऊपर भी। और जो आज 4 PM पे हुआ है, मेरे ख्याल से सारे चैनल्स के कंटेंट देखना पड़ेगा। और भारतीय सरकार ने बोल भी दिया है, इफ एनी सोशल मीडिया हैंडल, इफ एनी मीडिया हैंडल, इफ एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो पाया जाता है कि वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। भारतीय सरकार ने अचानक काम नहीं किया है, सारे गाइडलाइंस पहले ही 2-3 दिन पहले डाल दिए थे। तो ये लाजमी था होना और अच्छा हुआ। और उमेश जी, अब तो बाकी के चैनल्स भी तो हैं, ये तो सिर्फ इकलौता 4 पीएम है, इसके अलावा भी तो बहुत सारे हैं। वो चैनल तो अब इस होड़ में लगे हुए हैं, बल्कि पहलगाम जाकर कश्मीर में बैठकर वहां से खबरें दिखा रहे हैं और ये साबित करने में लगे हुए हैं, ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया था, किसी का धर्म नहीं पूछा गया था, मजहब का, आतंकवाद का तो कोई मजहब ही नहीं होता, ये साबित करने में लगे हुए हैं। देखिए, आप मैं एक ही चीज बता सकता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिफिकेशन आया था, मतलब एक जजमेंट आया है। पेगासस करके एक स्पाई सॉफ्टवेयर है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपको अलाउड है। और इसके लिए कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट एक याचिका डाली थी। अब क्या है, हमारी जुडिशियरी भी थोड़ी सी, उनको भी समझ में आ गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ नहीं खेलना चाहिए। और इन चैनलों को, ये जो चैनल कश्मीर में जाके पाक की एक्टिविटीज, पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसको भारतीय के अंदर, भारतीय की धरती से कोई मतलब भारतीय स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, वैसा ये रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बताना चाहते हैं कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। जबकि ये तो एक, आप बोलिए कि उनको बताया गया कि आप कौन से धर्म के हो, और उन्होंने हिंदू सैलानियों को ही टारगेट किया है। और आपने देखा है कि कैसे लोग खुश हो रहे थे उधर, जितने भी उधर काम कर रहे थे वो लोग, मतलब एक तरह से वो विशेष समुदाय के लोग खुश हो रहे थे। तो दिस वाज अ प्ले, दिस इज, मैं तो इसको बोलता हूँ जेनोसाइड बोलता हूँ, एक्सटर्मिनेशन ऑफ हिंदूज बोलता हूँ, जो जूस के साथ हुआ था October 7, 2023 में, जब हमास ने किया था। ये तो वही है, ये तो दिस इज अ गजवा इन हिंद इन डिस्गाइज। और देखिए, औरतों को बोल दिया है कि मोदी को जाके बोल देना, औरतों को नहीं मारा है। तो इसका क्या मतलब है कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब माले गनीमत हो, हम बाद में आपके आके आपको यूज करेंगे। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करने की कोशिश कर रहे हैं।
इट इज सिंपल चीज, हमें तो समझने की देर, हमें ये नहीं क्यों नहीं समझ में आता है कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि आपको मालूम है माइकल रूबिन जो पेंटागन के साथ है, उन्होंने तो आसिम मुनीर को बोल दिया इट्स वो ओसामा बिन लैदेन इन यूनिफॉर्म बोल दिया। और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने खुद कबूल किया है कि हम तो ये डर्टी वर्क मर्सिनरी वर्क कर रहे हैं यूएसए और यूके के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय चैनल ये काम कर रहे हैं, इनको एक तरह से अक्ल भी नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हमने ये देखा है कि जो लेफ्टिस्ट चैनल है ये हमेशा इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट ही किया है। जहां पे भी कोई प्रॉब्लम्स होता है ये कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, वहां पे कोऑर्डिनेट्स देते हैं, उनको पूरी गतिविधियां की पूरी नॉलेज भी देते हैं। इसके लिए भारतीय सरकार ने अपील की है और एक तरह से बैन कर दिया है कि कोई भी इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशनल डिटेल्स आप मीडिया में नहीं डाल सकते। एक तरह से बोलते हैं कि अगर आपको एक्सटर्नली अटैक करना है, अपने घर के जो रहे चूहे हैं, टर्माइट्स है, उनको पहले एक तरह से न्यूट्रलाइज करना है। तो दिस इज एन हाफ फ्रंट वॉर, और ये मीडिया के अंदर जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, एंड एक्चुअली आई एम वेरी मच हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इससे। सर आप ये देखिए ना कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव थे तो यही सब चैनल्स तो थे जो सोरोस के पैसे पर चल रहे थे। इनको ही तो यूएसएड आ रहा था, करोड़ों की फंडिंग इन चैनल्स को हो रही थी कि ये एंटी मोदी एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा चलाएं। तो वो प्रोपेगेंडा भी चल रहा था। और फिर राहुल गांधी तो खुद कहते हैं कि उनका उनका तो सीधा सीधा जो फाइट है वो यूनियन स्टेट से है, भारत स्टेट से, इंडियन स्टेट से है। तो ये चैनल्स भी तो वही कर रहे हैं, अलग थोड़ी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जैसे ही 4 पीएम पर बैन लगा, आप देखिए कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से किस तरह की पीएम मोदी की तस्वीर शेयर की गई। सर शर्मनाक है वो या नहीं? देखिए, कांग्रेस तो ऐसा है कि ये जो इटालियन जब से आई है, जब से कांग्रेस की अध्यक्षा बनी है, तब से कांग्रेस ने बहुत सारे क्वेश्चनेबल काम किए हैं। जब वो यूपीए की सरकार भी थी, तब आपने देखा है कि कैसे भारत के ऊपर दिन पर दिन अटैक्स होते रहते थे। भले ही वो 2008 का मुंबई अटैक हो या अक्षरधाम अटैक हो, दिवाली पे अटैक्स होता था। और यहाँ तक लोग बोलते थे अगर सुबह आदमी गया है घर से काम करने और रात शाम को लौट जाता है, तो उस दिन लोग एक तरह से वो बोलते हैं चैन की सांस लेते थे। और हमेशा हिदायत दी जाती थी कि कोई भी जो वस्तु है आप उसको लावारिस। छुए मत ट्रेन में। यहाँ तक यहाँ तक ये एडवाइजरी जारी की जाती थी। तो इसका मतलब था उस समय डर का माहौल था। आपने देखा कि हर रोज कोई ना कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। तो उस समय भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी रही थी। जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को औरत का दर्जा ऐसा कुछ कमेंट दिया था, घरेलू औरत कहा था। उस समय गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने नवाज शरीफ को लताड़ा भी था। और 1974 में जब इंदिरा गांधी ने पोखरण ब्लास्ट किया था, तब बीजेपी ने सपोर्ट किया था। ऊपर से आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, चाइना की भाषा बोल रही है, टर्की की भाषा बोल रही है। तो ये लगता है कि कांग्रेस इज कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम विद इन। और कांग्रेस की लीडरशिप है, इट इज हैविंग अ मॉरल बैंकरप्सी, मतलब एक बोलते हैं ना सैद्धांतिक जो बोलते हैं बैंकरप्सी है, इससे वो चल रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होता है नेशनलिज्म। जो वो बोलती है दम भरती है कि हमने देश के स्वतंत्रता के लिए काम किया है। बट आज जो कांग्रेस के जो कार्य लगते हैं, मुझे एक तरह से शर्म आती है कि दिस पार्टी बिलोंग्स टू द ग्रेट जिसमें सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, जिसमें सरदार पटेल रहे हैं। ऐसा यही लगता है कि जिस तरह से डायनेस्टी ने हाईजैक कर लिया है, उसके बाद जो भी नेशनलिस्ट है वो कांग्रेस से निकल चुके हैं। आज कांग्रेस इज नॉट अ पार्टी ऑफ नेशनल, इट्स अ पार्टी ऑफ डायनेस्टीज, नेपोटिज्म, उमेश एंटाइटलमेंट। उमेश जी आप ये देखिए ना कि कांग्रेस ने जैसे ही ये पोस्टर जारी किया सोशल मीडिया पर, वैसे ही गजवाए हिंद का एक पोस्टर भी सामने आ गया जिसमें शिव को इस तरह से दिखाया गया। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो स्टेटमेंट देते हैं उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर हेडलाइन बनाया जाता है, दिखाया जाता है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर डिस्कशन होता है कि भारत में राहुल गांधी हमारे साथ है, लेफ्ट पार्टियां हमारे साथ है, अरुंधति रॉय हमारे साथ है, डरने की बात नहीं है। तो आप सोचिए कि किस तरह का प्रोपेगेंडा कांग्रेस चला रही है। यहां पर जो वो बोलते हैं
उससे मदद करते हैं पाकिस्तान की। और कांग्रेस के एक एमएलए है महाराष्ट्र से, वो कहते हैं कि धर्म पूछने की तो फुर्सत ही नहीं थी आतंकवादियों के पास, वो तो मारने आए थे। कहां उनके पास इतना टाइम था कि वो धर्म पूछते इन लोगों से। आप सोचिए कैसी कैसी थ्योरियां घड़कर बचाव किसका किया जा रहा है, आतंकवादियों को और पाकिस्तान का। देखिए, कर्नाटका में तो ऐसा था कि कुछ हिंदुओं ने, कुछ देशभक्तों ने पाकिस्तान का फ्लैग रोड पे रख दिया था, तो कुछ खातूने आके आके वो फ्लैग उठा लिए थे और जिन लोगों ने रखा था उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इसमें बताया जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कर्नाटका के जो आप बता रहे मंत्री, उनकी सरकार है, तो वहां पे तो वो एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करने के लिए, उनके लोगों का सपोर्ट करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। और कांग्रेस आज की डेट में बताया जाता है कि वो तो पाकिस्तान के एजेंडा को ही फॉलो कर रहा है। लगता है कि कांग्रेस जो है, चाइना, पाकिस्तान और टर्की का जो बोलते हैं इंडिया में हैंडल है। मुझे तो ये सीधा नजर आता है, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और एक तरह से शेमलेसली जो जिस हिसाब से वो झूठ का प्रचार करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि भारतीय सरकार को कहीं न कहीं इनके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए और हो सके जितने इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हैं, उसको एक्सपर्टाइट करने की ज़रूरत है और एक तरह से वाटर प्रूफ टाइप केस बना के इन लोगों को, भारत को एक तरह से कांग्रेस मुक्त मतलब गांधी मुक्त कांग्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कांग्रेस से हमें एक अपोजिशन पार्टी चाहिए, बट नॉट नॉट द गांधीज एट द हेड, ये मेरा मानना है। जिस दिन ये गांधीज हट जाएंगे कांग्रेस से, तो कांग्रेस का एक तरह से वापस कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि वो ये नेशनलिस्टिक कांग्रेस रहेगी। आज आईएनसी का मतलब ये है कि इट इज एन इटालियन कांग्रेस। नेशनलिस्ट तो बोलूंगा नहीं मैं, इट इज एन इटालियन कांग्रेस। तो आप ये देखिए, इनके पास कोई न तो कोई सोच है नेशनलिज्म की, ये हमेशा अपीसमेंट की बात करते हैं। इन्हीं के टाइम पे मनमोहन सिंह को बोलना पड़ा था, मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशंस रिसोर्सेस। कम्युनल कम्युनल वायलेंस बिल लेके आए थे। एक तरह से इन्होंने भगवा टेररिज्म को फॉइस्ट करने की कोशिश की थी। और आपको याद है कि सलमान खुर्शीद को जब पूछा गया था, तो वो बोल रहे थे आप जाके कंप्लेन करिए यूनाइटेड नेशंस में। इनके 66 एमपी इसने अ, उस समय जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ओबामा को चिट्ठी लिखी थी, पिटीशन दिया था कि गुजरात के सीएम को आप यूएस का वीजा मत दीजिए। तो एक तरह से आप सोचिए, इनके जो कार्य हैं, इट इज ऑलवेज विच हैज फेवर्ड चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान का एजेंडा रन कर रहे हैं ये लोग इंडिया में। सर, बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद यही सलमान खुर्शीद कहते थे ना कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वहां पर जो मारे गए थे वो शांति दूत थे उनकी नजर में। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ा हिसाब मांग रही है कि सरकार बताए कि सुरक्षा में कहां चूक हो गई, कैसे पहलगाम वाली घटना हो गई। क्या कांग्रेस भूल गई, अपने गिरेबान में नहीं झांक सकती कि 2008 में कौन सी सुरक्षा की चूक हो गई थी और उसको कब कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया? क्या कभी देश को बताया कि 10 आतंकवादी कैसे समंदर के रास्ते मुंबई पहुंच गए? वहां तो ये लोग, इनको जल्दबाजी मची हुई थी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में कि पाकिस्तान को कुछ नहीं कहना है। तब इन्होंने कौन सा बदला लिया था पाकिस्तान से सर? क्या कांग्रेस आज की तारीख में इसका हिसाब देगी? देखिए अंजू जी, 2002 में जो गुजरात राइट्स हुए थे, 59 women and children were burnt alive इन साबरमती एक्सप्रेस गोधरा में, और वो करने वाले कांग्रेस के कॉर्पोरेटर ही थे। अब कांग्रेस को तो वो पूछना चाहिए कि, और वो एक विशेष समुदाय के थे जिसके कारण ये आग भड़की थी। आप सोचिए, 59 वुमेन एंड चिल्ड्रन। इशरत जहां के लिए तो सोनिया गांधी आंसू बहा रही थी, बट हमारे 59 वुमेन एंड चिल्ड्रन जो उधर से आ रहे थे, उनको जलाया गया। आप सोचिए उनको, मेरा तो अभी तक खून खोल रहा है कि ये लोगों को इशरत जहां नजर आती थी, हमारे वो 59 विमेन एंड चिल्ड्रन। मैं हमेशा विमेन एंड चिल्ड्रन इसके लिए बोल रहा हूँ अंग्रेजी में, कि लोगों को समझ में आए कि कौन मारे गए थे। मेनी पीपल हैव फॉरगॉटन दिस, और उस समय कांग्रेस के लोकल कॉर्पोरेटर ने किया था। ये प्रूव हो चुका है, और इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर केस भी फाइल किए थे, एसआईटी लगाई थी, 12 घंटे का ग्रिलिंग हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी भी किया था। और गुजरात के एक जेंटलमैन है रफर सरेशवाला, उन्होंने तो मोदी जी के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा भी कर दिया था। पर जब वो मोदी जी से मिले, आज रफर सरेशवाला जी
is one of the most ardent supporters of मोदी जी। वो मोदी जी के साथ रहते हैं। आप सोचिए, सबसे बड़ा क्रिटिक आज सबसे बड़ा सपोर्टर है। उससे बड़ा क्या चाहिए? और ये कांग्रेस जिस हिसाब से मोदी जी से हिसाब मांग रही है, इनको तो ये पूछना चाहिए कि 1953 की जो जीप स्कैम है, वो अभी तक जीप आई नहीं है, 80 लाख रुपए की। और उसको उजागर किया था ये हमारे राहुल गांधी के दादाजी ने, फिरोज गांधी ने। हमें तो ये पूछना चाहिए कि आपके अपने दादाजी के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? आप हमेशा बोलते हो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, क्यों फिरोज गांधी के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? जिन्होंने अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट, उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट फर्स्ट करप्शन केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एक्सपोज किया था। हमें तो वो पूछना चाहिए। 1956 का जो एलआईसी स्कैंडल हुआ था, वो भी फिरोज गांधी ने एक्सपोज किया था। और बताया जाता है कि 1960 में उनकी मतलब बोलते हैं अप्रत्याशित मृत्यु हुई थी। इट वॉज नॉट अ नेचुरल डेथ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनको भी पूछना चाहिए कि वो अपने दादाजी के मजार पे क्यों नहीं जाते। वही तो सर, सवाल कांग्रेस से पूछे जाने चाहिए ना। सबसे ज्यादा तो इस देश पर उन्होंने ही राज किया है। 2008 के जो अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है भारत पर, भारत के एक एक शख्स का खून उस वक्त खौल रहा था कि कब उनके खिलाफ एक्शन होगा, पाकिस्तान के खिलाफ। तब आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने ये सवाल पूछा था मनमोहन से, तो उन्होंने कहा था कि देश में जो उनका वोट बैंक है वो नाराज हो जाता अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते। और आज भी कांग्रेस वही कर रही है। सर्वदलीय बैठक में तो बड़े जोर शोर से कहा गया कि सरकार जो करेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन बैठक के 1 घंटे बाद ही कांग्रेसियों के सुर देख लीजिए। सिद्धरमैया को आतंकवादी कहने में भी शर्म आ रही है, उनकी जबान को लकवा मांग रहा है। वो कह रहे मिलिटेंट थे। अब सोचिए, ये कांग्रेस है। मैं वही बता रहा हूँ, ये एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बीबीसी भी वही बोल रही है, कांग्रेस भी वही बोल रही है, पाकिस्तान भी वही बोल रही है। और आपको मालूम है चाइना ने भी अपने सुर बदल दिए, टर्की ने भी सुर बदल दिए। तो ये ग्लोबल तरीके से एक नेटवर्क बना के टूल किट चला रहे हैं, जिसमें जो हुई है घटना उसको एक व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह से जो हिंदू जेनोसाइड हुआ है उसको एक तरह से एक नॉर्मल आतंकवादी हमला बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या है, पाकिस्तान के ऊपर जिस हिसाब से मोदी जी ने जो कार्रवाई की है, पाकिस्तान के सुर चेंज हो चुके हैं। आसिफ मुनीर अभी बता रहे हैं कि वो कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, कौन से बंकर में जाके छुप चुके मालूम नहीं। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, उनको भी बंकर में छुपा दिया है। और बताया जाता है कि आज ये जो शहबाज शरीफ है वो कल अपने बड़े भाई की बात मान चुके लगता है। उन्होंने नवाज शरीफ ने बोल दिया डोंट मेस विद इंडिया, तो आज वो हॉस्पिटल में जाके बैठ गए। और आप देख रहे हैं कि सब जगह से अमेरिका इंटरवीन करने आ चुका है। ठीक है, चाइना अपने वेपन्स भेज रहा है। टर्की के 7 प्लेन्स आए हैं। आप सोचिए, C-130 हरकुलस, उसमें ड्रोन्स है, उसमें सारे सिस्टम उन्होंने ले रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी फोर्सेस बॉर्डर पे लाके खड़े कर चुके हैं। उन्होंने अपने जो रिटायर्ड पर्सनल है उनको वापस बुला रहे हैं। बताया जाता है कि बहुत सारे जो सर्विंग पर्सनल है वो अपनी चेक पोस्ट छोड़ के भागते जा रहे हैं। पाकिस्तान में मास डिजर्शन हो रहा है। और एक तरह से वहां पे अगर आप देख लो, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वहां पे लोग नाराज है क्योंकि पाकिस्तान वो माइंस जो होती है वो चाइना को दे रहा है। खैबर पख्तूनवा में जो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है अफगानिस्तान में, कल हमारे राजनयिक उनको मिले हैं, वो तो बोल चुके हैं जिस दिन भारत कार्रवाई करेगा हम भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने कल उनके 34 जो तालिबानी फाइटर्स है उनको मार गिराया। सिंध के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि सिंध वाले गुस्से में है, क्योंकि पाकिस्तान डोमिनेटेड पंजाब जो है उधर एक डैम बना रहा है ताकि वो इरिगेट कर सके मिलिट्री जनरल्स के पास जो लैंड है। और एक तरह से पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम चालू हो गया है। और हमारे मोदी जी को जब मर्जी आए तो वो कब जब चाहे नल खोल देंगे, बाढ़ आ जाएगी जब खोलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है ना अंजू जी, अगर पाकिस्तान वो डैम को उड़ाएगा तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी टाइम कभी भी बारिश आएगी सारा पाकिस्तान एक साथ डूब जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो है। मोदी जी के पास जो ये हाइड्रो बॉम्ब है ना, IUWT कैंसिल करके पाकिस्तान की नींदें हराम हो चुकी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, एक तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। मैं ये सब इसके लिए बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हमारी दवाइयां लेनी बंद कर दी है, वहां पे दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने हमारे एयर स्पेस, हमारे एयरलाइंस है उनको अपनी एयर स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो नुकसान उनको ही है। उनको एयर स्पेस फीस मिलता था,
उनको टर्मिनल लैंडिंग फीस मिलता था। बिल्कुल। और अब भारत उनके एयरलाइंस के ऊपर एक तरह से एक बैन लगाने वाला है, तो उनको तो और घूम के जाना पड़ेगा। एवरी डे दे वैसे आर उनके पास सर एवरी डे पाकिस्तान विल बी लूजिंग $460,000 एवरी डे। बिल्कुल। सर वैसे तो ही पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, वर्ल्ड बैंक के चक्कर काट रहा है। जो प्लेन्स है उनमें डालने के लिए फ्यूल उनके पास नहीं है। रोजाना अपने फाइटर प्लेन्स को यहाँ वहां दौड़ा रहा है डर के मारे, लेकिन जिस दिन सच में उसको इन फाइटर प्लेन्स की जरूरत पड़ेगी तो फ्यूल नहीं होगा उनके पास। लेकिन सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन से तो निपटा जा सकता है, लेकिन घर के अंदर जो मीर जाफर बैठे हैं उनका मुकाबला करना ज्यादा खतरनाक चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले उनसे निपटना। मुझे लगता है कि 4 PM जैसे एजेंडाधारी यूट्यूब चैनल पर रोक लगाकर मोदी सरकार ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे यूट्यूबर्स पर गाज गिरेगी। अब एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर आपने समय निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम मंजू जी।